हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। और आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में होगा हमारा समास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समास। और जब लोग समास पढ़ेंगे, इसको हम दोनों तरह से पढ़ेंगे। इसको अपनी ट्रिक से भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको समझाना है, मतलब किस तरह किताबों में लिखा हुआ है। तो इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक, मतलब नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो आपके अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। अब अगला है समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला हमारा है नंबर 1, अव्यय भाव समास। नंबर 2, कर्मधारय समास। नंबर 3, तत्पुरुष समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5 है आपका द्वंद्व समास। और नंबर 6 हमारा है बहुब्रीय समास। तो चलिए दोस्तों, हमारे समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीय समास। हाँ, इसी में आगे देख लेते हैं अव्यय भाव समास। पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्यय भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद मतलब जो पहले वाला पद होता है उसकी प्रधानता होती है। इसको हम पूरा लिख लेते हैं, इसके बाद आपको एक एक करके हम बता देंगे पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। ठीक है। अब दूसरा है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता। और दूसरे में क्या है? तत्पुरुष में भी आपका उत्तर पद ही प्रधान होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। देखो, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, उत्तर पद वाला दूसरे वाला, जो दूसरा पद होता है उसका। द्विगु में क्या होता है? इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब अगला है हमारा द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पदों की इसमें क्या है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। अगला है हमारा बहुब्रीय समास। इसमें क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो क्या होता है? अप्रधान होते हैं। और किसी तीसरे या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है कि
कर्मधारय समास में किस प्रधानता होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, या पूर्व पद प्रधान होता है, या उत्तर पद प्रधानता होती है। तो कर्मधारय में हमारा उत्तर पद की प्रधानता हो। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आप इस तरह से सीरियल लिख लेंगे तो आप लोगों को शायद जल्दी याद हो जाए। देखो क्या है, जो अव्ययीभाव समास है, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद प्रधान होता है, ठीक है। और जो कर्मधार है, तत्पुरुष और द्विगु, ये तीनों एक साथ लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों में उत्तर पद की ही प्रधानता होती है, इसलिए हमने तीनों को एक साथ लिख लिया है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब इस समास के जो एग्जाम्पल में दोनों पद होते हैं उसकी दोनों की प्रधानता होती है। ये हम आप लोगों को अभी पूरा डीपली बताएंगे, डिटेल से हर एक समास के बारे में। तो आपको बता देंगे कि पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, और दोनों पद की प्रधानता कहाँ पे होती है, और दोनों पद अप्रधान कब होते हैं। इसके बाद हमने बहुब्रीहि समास लिख दिया लास्ट में। इसमें क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। देखो याद करने का तरीका यही हमारा कि पहला पद प्रधान, फिर दूसरा पद प्रधानता इन तीनों में, किसमें, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु में दूसरे या उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब इसके बाद द्विगु में इन तीनों में हो गया कौन सा, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु में क्या, उत्तर पद या दूसरे पद की प्रधानता होती है। अब यहाँ पे द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व मतलब किसके बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है, और जब दो व्यक्ति होंगे तभी द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व मतलब लड़ाई होगी। तो द्वंद्व में क्या होता है, जब दो व्यक्ति होंगे मतलब दोनों ही प्रधान व्यक्ति होंगे तो दोनों की प्रधानता होती है, तभी द्वंद्व हो सकता है। तो दोनों की प्रधानता होती है। अगला लास्ट वाला हमारा बहुब्रीहि समास हमने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब इसमें किसी की प्रधानता नहीं होती है, किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति की तरफ क्या करते हैं और संकेत करते हैं, सॉरी यहाँ पे संकेत करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, तो क्या करते हैं, किसी अन्य या तीसरे की तरफ संकेत करते हैं या इशारा करते हैं, या उसकी विशेषता तीसरे की तरफ ले जाते हैं। और दोस्तों ये समास का टॉपिक हम लोग इसलिए लेके आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, अभी हाल ही में नई भर्ती की घोषणा कर दी है। तो यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और सिंचाई विभाग की भर्तियां ये अक्टूबर में ही आनी है। तो इनमें जो हिंदी का टॉपिक है वो सभी सब्जेक्ट के बराबर माना गया है। अगर आपका यूपीएसआई है तो इसमें अगर संविधान और मूल विधि के और जीके के हमारे क्वेश्चन आएंगे, और मैथ की आएगी, और रीजनिंग भी आएगी हमारी, और हिंदी भी आएगी। तो इसमें जो है सभी सब्जेक्ट बराबर बराबर नंबर के होंगे। ये नहीं है हमें कि एक सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ना है, क्यों, नंबर तो सब में बराबर बराबर है। ये थोड़ी ना करेंगे कोई सब्जेक्ट है सरल है या आता है तो उसको हम छोड़ दें। अब आपको संविधान और मूल विधि और जीके नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, 40-40 नंबर के होते हैं ये, मतलब 40-40 क्वेश्चन होते हैं इन सब में। अब देखो 40-40 सब में देखिए आप, तो इसमें क्या करना है, हमें जितना स्कोर इसमें करना है उतना स्कोर इसमें करना, उतना इसमें करना, और उतना, मतलब हिंदी की भी जो हिंदी का महत्व है वो सभी के बराबर है। ये मत सोचना कि हिंदी सरल होती है, हिंदी हमें आती नहीं है, या हिंदी आती है तो हम कर लेंगे। तो दोस्तों आप कर उस शर्त में सकते हैं जब आपको परफेक्ट हो। ये नहीं है कि कर लेंगे। तो आपको संविधान भी योरेज करना है, और मैथ भी, रीजनिंग भी, और हिंदी भी। हाँ बस इतना जरूर हो सकता है कि आपका अगर पढ़ने का टाइम टेबल 8 घंटे का है, टाइम टेबल 8 घंटे का है, तो क्या करेंगे, हिंदी अगर आपको आती है, सरल लगती है, हिंदी आती है, तो हम हिंदी को 1 घंटे ही देंगे। समझ में आया? लेकिन देंगे रोज, ये नहीं करेंगे आज हिंदी हमने नहीं पढ़ी, मतलब हिंदी पढ़ ली तो 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके भी नंबर हमारी मेरिट बढ़ाएंगे। अगर हमें आती है तो अगर अच्छी आने लगे तो क्या होगा, उसके भी नंबर हमें मेरिट बढ़ाने में मदद करेंगे। और रीजनिंग को 2 घंटे, और अगर मैथ आपको कम आती है तो मैथ में 3 घंटे, अगर मैथ भी आती है तो उसको 2 घंटे, इसको 2 घंटे, इसको 3 घंटे कर लीजिए। तो मतलब यूरेज हमें सबका बराबर लेके चलना है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मार्किंग एक सब्जेक्ट में नहीं देखनी है कि हमारे नंबर कितने हैं, हमें क्या करना है,
सिलेक्शन लेना है वहां पे, और सिलेक्शन लेने के लिए सभी सब्जेक्ट हमें बराबर बराबर आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, पहला समास। पहला समास हमारा कौन सा था, और ये यहां पे लिख देते हैं, अव्ययी भाव समास। तो पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। तो ये देखते हैं, हमने अभी क्या बताया कि पूर्व पद की प्रधानता। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिसमें प्रथम पद या पूर्व पद की प्रधानता या अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखते हैं, अव्ययी भाव समास पूर्व पद की प्रधानता, मतलब पहला पद प्रथम पद प्रधान होता है। तो इसमें एक परिभाषा इसकी कैसे लेंगे, जिसमें प्रथम पद या पूर्व पद की प्रधानता होती है या अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये तो हमारा हो गया इसकी परिभाषा। अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना चाहें ट्रिक से, तो किस तरह से पढ़ेंगे, इसमें लिख सकते हैं हम उपसर्गों का प्रयोग, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ जगह, मतलब ज्यादातर 95% हमें उपसर्गों का प्रयोग ही मिलेगा, और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि प्रतिदिन हर दिन हर जगह ही यहाँ उपसर्गों का, यहाँ ट्रिक में लिख सकते हैं कि उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब आप लोग उपसर्ग तो जानते होंगे, जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, मतलब शब्दों के आगे जुड़ने वाले शब्द। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो देखो एग्जांपल में देखते हैं, पहला हमारा प्रतिदिन। देखो अब इसमें क्या, प्रथम पद की प्रधानता किसकी, प्रति। प्रति मतलब रोज या हर, या रोज या हर दिन, या प्रतिदिन मतलब रोज दिन, ठीक है। तो रोज मतलब हर रोज या रोज, ठीक है। प्रति मतलब रोज या हर, तो रोज का काम है या हर दिन का काम है। तो इसमें क्या है, दिन में रोज की प्रधानता है, प्रति मतलब हर दिन की प्रधानता है, ठीक है। इसको अगर आप निकालेंगे, और उपसर्गों का प्रयोग, तो देखो दिन है, अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्या है कि प्रतिदिन, तो क्या होगा, प्रतिदिन में ये हमारा हो जाएगा रोज या हर रोज। तो प्रतिदिन का मतलब है कि हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। तो हाँ दोस्तों, समझ में आया होगा, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, मतलब हर दिन या रोज, रोज का काम है ना, तो प्रतिदिन। तो इसमें क्या है, उपसर्ग हमारा कौन है, प्रति। अब अगला है यथा, ये भी हमारा एक उपसर्ग है। अनु, ये भी उपसर्ग है हमारा। अगर हम इसको बनाएंगे क्या, अव्ययी भाव समास, तो किस तरह बनाएंगे, यथा संभव, बन गया ना दोस्तों। अनु, तो अनुरूप, बन गया दोस्तों, बनाना। एक है भर, इसको बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, भर पेट, ये भी बन गया हमारा। तो जिस तरह इसमें क्या है, पहला पद या प्रथम पद प्रधान है, प्रथम पद या पूर्व पद की प्रधानता है, ये हो गए ना हमारे प्रथम। और उसके बाद उपसर्गों का प्रयोग, मतलब उपसर्ग भी इसमें देखो, प्रति, यथा, अनु और भर उपसर्ग जुड़े हैं। जैसे आ उपसर्ग है, ठीक है। अगर हम जन्म आ का बनाएंगे तो आ जन्म कर सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, आ उपसर्ग है।
और इसको हमने जोड़ के आजन्म बना दिया। तो आशा है दोस्तों कि आप लोगों को अव्यय भाव समास समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। सेकंड नंबर कौन सा था हमारा? कर्मधारय समास। इसमें क्या था? उत्तर पद की प्रधानता, मतलब इसमें जो उत्तर पद होता है वो हमारा प्रधान होता है। तो आइए परिभाषा इसकी देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो तथा पूर्व पद, देखना यहाँ पे चेंज हो गया है, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण या विशेष, मतलब पूर्व पद में विशेषण, उत्तर पद में विशेष संबंध हो। समझना, पूर्व पद में विशेषण, पूर्व पद में विशेषण और उत्तर पद में विशेष का संबंध हो, वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा कर्मधारय समास। तो याद रखना, पूर्व पद में विशेषण हो और उत्तर पद में विशेष हो तो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। अब इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे लिख लेते हैं पहचान। तो कैसे पहचानेंगे? देखो, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य, क्या मध्य में क्या आना चाहिए? है जो के समान, है जो के समान आदि आते हैं। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो क्या लिखेंगे? चरण कमल। अब देखो, चरण कमल हो गया हमारा, तो चरणों की तुलना कमल से, मतलब विशेषण और विशेष का संबंध दर्शा रहा है, विशेषता बताई जा रही है ना चरण की कमल से। तो इसमें क्या होगा? विशेष और विशेषण हो गया, मतलब चरण के जो है वो हमारे, चलो हम विशेष, इसका हम क्या करते हैं? विग्रह करने पर मध्य में क्या है जो के समान, तो चरण कमल, चरण। तो देखो इसको हम क्या करेंगे? इसको जब हम वो करेंगे, क्या नाम है, विग्रह करेंगे, तो किस तरह करेंगे? जिसके मध्य में है जो के समान आदि शब्द आए। हाँ, तो देखो इसको विग्रह करने पर क्या करेंगे? जैसे हाँ, चरण कमल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कमल के समान, कमल के समान चरण, मतलब जो चरण है वो किसके समान है? कमल, मतलब कमल और चरण एक दूसरे में विशेषता और विशेष बतला रहे हैं। आया समझ में? इसकी तुलना या समानता की जा रही। अब यहाँ पे अगर हम अपनी ट्रिक लगाते हैं तो क्या करेंगे? जिसकी समानता, तुलना या विशेषता दूसरे से की जाए तो वहां पे क्या होता है? वहां पे कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। अगला है कमल नयन और नीलकंठ। देखो दोनों एक साथ बता देते हैं। कमल नयन सेम है चरण कमल की तरह, तो कमल के समान नयन, तो यहाँ पे समानता, तुलना या विशेषता बताएगी ना, तो के समान या है जो, तो ये के समान वाला हो गया। अब है जो देखते हैं, तो नीलकंठ में क्या होगा? नीला है जो कंठ, इसे क्या कहेंगे? नीलकंठ। तो कर्मधारय समास भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर कौन सा समास हमारा? अगला है तत्पुरुष समास। तो देखो तत्पुरुष समास हम लोग अभी 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, तो हम द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि पढ़ाने के बाद आगे तुरंत और तत्पुरुष कर देंगे। तो आगे चलते हैं द्विगु समास। इसमें क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता, हमने बताया ना, उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो बस इतने से हम द्विगु समास के बारे में जान लेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में देखेंगे,
पूर्व पद क्या उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे कि चौराहा, नवरात्र, सप्ताह, ठीक है। तो इसमें क्या है, चौराहा, तो किस तरह इसका विग्रह करेंगे, चार राहों का समूह। अब यहां पे देखो, इस जगह पे हम लिख सकते हैं समूह या समाहार का ज्ञान का बोध हो। मतलब अगर हम इसको विग्रह करेंगे, समूह या समाहार का बोध होना चाहिए। अगला है नवरात्र, तो नौ रात्रों मतलब रातों का समूह। तीसरा है सप्ताह, मतलब 7 दिनों का समूह। अगला लिखते हैं त्रिभुज, तो इसमें क्या होगा, 3 भुजाओं, 3 भुजाओं वाला है, 3 भुजाओं का समूह या समाहार क्या कहलाता है हमारा, त्रिभुज। अब यहाँ पे चतुर्भुज नहीं होगा, क्यों? आप लोग कहेंगे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो चतुर्भुज क्यों नहीं होगा? इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। तो देखो, अगर हम समास की बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग जुड़ जाते हैं। देखो में क्या होता है, त्रिभुज आता है, लेकिन चतुर्भुज नहीं आता है। चतुर्भुज किस में आता है, ये हमारा बहुप्रिय में आता है। तो बहुप्रिय समास और द्विगु और कर्मधारय, कुछ समास, ये तीनों समास आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है हमारा द्विगु के बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व में हमने क्या बताया, दोनों पदों की क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और देखो पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फिर इसको बना लेते हैं। जैसे कि इसमें और एक चीज है, और इसमें क्या होता है, विग्रह करने पर और या का, और या शब्द और या आते हैं। तो कैसे आते हैं, तो देखते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं विग्रह करने पर। अब इसमें एक हम ट्रिक भी जान लेते हैं इसकी। इसमें क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि विलोम शब्द, मतलब विलोम शब्द जहां पे आते हैं वह हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखो कहीं कहीं हमने देखा है वीडियो में, चैनल में, ये लोग बता देते हैं पदों के बीच में ये जो चिन्ह है, योजक चिन्ह, वो आता है। तो ये दोस्तों नहीं हो सकता है कि इनके बीच में, जैसे दोनों पद हैं, 2 पद हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो ये गलत है। क्यों गलत है, वो आपको हम सिद्ध करके बता रहे हैं। हाँ, पहला देखते हैं दोनों पद प्रधान, तो माता और पिता ये लिखा है और बीच में योजक चिन्ह है, तो ये तो हमारा वहां पे फॉलो कर गया नियम, जहां पे लिखा होता है योजक चिन्ह आते हैं। ठीक है, ये नियम कहीं कहीं वीडियो या क्लास में देखा हमने, बता देते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये फॉलो करके हमारा माता और पिता, हम लोगों ने पहचान लिया योजक चिन्ह से। क्या पहचान लिया कि ये द्वंद्व समास है, तो बिना पढ़े लगा दिया कि द्वंद्व समास है। अब विग्रह करने पर और या, हाँ सही है, माता और पिता आ गया। अब विलोम शब्द होते भी हैं, तो विलोम शब्द भी हो गया। अब देखो इसको हम गलत, क्यों? क्योंकि सभी जगह द्वंद्व में ये योजक चिन्ह नहीं मिलेगा। जैसे लिखा है
देवासुर, इसमें तो योजक चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देव और असुर। तो देखो देव और असुर विलोम शब्द तो है, मतलब हमारा ये वाला नियम फॉलो कर गया और ये वाला भी फॉलो कर गया। लेकिन जो चैनल या कोचिंग वाले बता रहे हैं योजक चिन्ह वाला, ये नियम हमारा फॉलो इसमें नहीं किया। तो याद रखना, योजक चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि इसमें द्वंद्व समास ही है, इसमें कहाँ योजक चिन्ह है, लेकिन द्वंद्व समास है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, दिन रात, भाई बहन। तो अगर विलोम शब्द आते हैं और या लगा होता है कहीं पे, ठीक है, और योजक चिन्ह का नियम भी फॉलो होता है लेकिन सभी में नहीं फॉलो होता है, हम ये कह सकते हैं कि 90% समास ऐसे होते हैं द्वंद्व के जिसमें योजक चिन्ह का नियम फॉलो होता है, योजक चिन्ह होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, 90% तो कह सकते हैं कि 100 में से 90 होंगे उसमें योजक चिन्ह लगा होगा, लेकिन 10 समास ऐसे भी होंगे जिसमें योजक चिन्ह नहीं होगा। तो हम सभी ये नहीं कह सकते हैं कि द्वंद्व में योजक चिन्ह लगा होता है, गलत हो गया ना। ये कह सकते हैं कि 90% में योजक चिन्ह लगा हो सकता है, इसमें कहाँ योजक चिन्ह है, लेकिन द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अगला है हमारा बहुप्रिय समास, 5वां नंबर है हमारा, सॉरी 6ठा नंबर है, हमने 3रा नंबर वहां पे छोड़ दिया था, वो अभी हम बता रहे हैं आपको बहुप्रिय समास। तो देखो बहुप्रिय समास में क्या होता है, इसमें हमने आपको बताया कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। देखो दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन किसी अन्य पद या तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब जो पद लिखे हैं वो तो दोनों अप्रधान है, लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में हम, जैसे हम लोगों ने देखा था कर्मधारय में क्या लिखा था हमारा, नीलकंठ, देखा था कर्मधारय में। और अभी हमने दिग् में देखा था त्रिभुज, तो यहां पे लिख लेते हैं चतुर्भुज। ठीक है, ये कर्मधारय हो गया हमारा और ये दिगु का हो गया। तो इन्हीं दोनों को पहले हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखो नीलकंठ में कर्मधारय समास भी होगा और बहुप्रिय समास होगा, लेकिन अगर एग्जाम में आता है और उसमें नीलकंठ दिया हुआ है और देने के बाद बहुप्रिय और कर्मधारय दोनों हैं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, बहुप्रिय समास को प्रधानता देंगे, मतलब इस बार हम ऑप्शन बहुप्रिय समास ही लगाएंगे। तो नीलकंठ देखते हैं, मतलब ना इसकी प्रधानता और ना इसकी, इसमें इस समास के अनुसार तो नीला है जिसका कंठ, कौन है वो, शिव। शिव मतलब ना नीले की प्रधानता और ना कंठ की, इन दोनों, ये दोनों अप्रधान, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, शिव की तरफ। ठीक, अगला है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी, वो कौन हो गए हमारे, विष्णु। तो देखो नीलकंठ कर्मधारय प्लस बहुप्रिय, चतुर्भुज, त्रिभुज तो हुआ था उसमें दिग् में, लेकिन चतुर्भुज दिग् में नहीं होगा क्योंकि चतुर्भुज क्या है, विष्णु की, मतलब ना ये प्रधान है और ना ये, मतलब चतुर्भुज प्रधान नहीं है। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तीसरे या अन्य पद, वो कौन है हमारा, विष्णु। अगला है चक्रधर, मतलब चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, वीणापाणी मतलब
वीणा को धारण करने वाली। एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं आपके पास, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। इन तीनों के तीसरे पद के बारे में आप हमें कमेंट करके बताओ कि इन तीनों का तीसरा पद क्या होगा। क्या होगा? चक्रधर, मतलब चक्र को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? वीणापाल, वीणा को धारण करने वाली क्या कहते हैं? और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उसे क्या कहते हैं? इन तीनों के हमें आप कमेंट करके बताइए इन तीनों का आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं वो ऊपरी समाज भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम कि जो हमारा छूट गया था, कौन सा छूटा था? तत्पुरुष। तो तत्पुरुष की ओर देखते हैं। तो देखो तत्पुरुष की ओर हम देखेंगे, तत्पुरुष समास, इसको हमने क्या बताया था? उत्तर पद की प्रधानता, मतलब उत्तर पद की प्रधानता होती है। और क्या? अब इसमें क्या है, इसमें एक और चीज जुड़ी होती है, सॉरी यहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग। मतलब अगर कारक चिन्ह का कहीं प्रयोग हुआ है तो वो क्या कहलाएंगे? वो तत्पुरुष समास कहलाएंगे। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो देखो पहले हम कारक चिन्ह लिख देते हैं। बहुत से लोगों को कारक ही नहीं पता होगा कारक किसे कहते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, इसमें भी से और करण में भी और अपादान, लेकिन यहां पे इसका मतलब है अलग होने से। ठीक है, संबंध का की रारी होता है। और अगला है अधिकरण में पर, और अगला है लास्ट एकदम संबोधन हे और अरे। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये हमारे हैं कारक, ये हमारे कहलाते हैं कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकीरारी, अधिकरण में पर और संबोधन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब अगर कारक की बात की जाए तो हमारे कितने होते हैं? ये तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हमारा 5वां 6ठा 7 और 8। तो देखो कारक चिन्हों की बात की जाए तो हमारे 8 होते हैं, लेकिन अगर तत्पुरुष समास की बात की जाए तो उसके 6 भेद होते हैं। इसमें क्या होता है? कर्ता और संबोधन, कर्ता और संबोधन को तत्पुरुष समास में नहीं रखते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद में पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष, दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष, तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष, और 5वां है हमारा संबंध तत्पुरुष, और लास्ट जो है हमारा वो छठा, वो कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष।
तो हमने एक साथ ही लिख लिया और आपको एक साथ ही बता दे रहे हैं। तो देखो पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष में को शब्द का लोप होता है। जो को शब्द है, अगर हम एक समास की एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें को शब्द का लोप पाया जाएगा। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। इसमें क्या है, से शब्द का लोप होता है। संप्रदान में क्या है, के लिए शब्द का लोप होता है। लोप होता है। अगला है के लिए का लोप होता है। अगला है अपादान। इसमें क्या होता है, से, लेकिन इसमें देखना से शब्द इसमें भी है, से शब्द, तो इसमें लिख देते से, अलग होने से मतलब है का लोप होता है। अगला है संबंध। संबंध में क्या है, का की शब्द का लोप होता है। अगला हमारा अधिकरण में क्या है, में और पर शब्द का लोप होता है। ठीक। कर्म तत्पुरुष को शब्द, तो देखते हैं कर्म तत्पुरुष को कहां पे लोप होता है। तो जैसे है एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, को शब्द का, तो पहला लिखते हैं गगन चुंबी। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला। तो यहां पे क्या है, ये देखो को शब्द का इसमें लोप पाया गया। अगला है हमारा, देखते हैं यश प्राप्त। तो इसको क्या करेंगे, यश को प्राप्त। तो यहां पे क्या आया, को शब्द आया, यश को प्राप्त, तो को शब्द का लोप हुआ। अगला है से शब्द का। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला रेखांकित। रेखांकित में क्या होगा, रेखा से अंकित। तो देखो रेखा से अंकित है ना, तो से शब्द आया। तो यहां पे क्या है, कर्ण, भया कुल। तो क्या हो जाएगा, भय से आकुल। तो इसमें भी से शब्द पाया गया। तो इसमें क्या हो गया, से शब्द का लोप है। अगला है के लिए। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। अपादान में क्या होता है, के लिए शब्द। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला है देशभक्ति। तो अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे क्या आया, के लिए शब्द आया। तो के लिए शब्द आया, यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो देश के लिए भक्ति। और डाक गाड़ी, तो क्या हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी, मतलब डाक के लिए गाड़ी। ये ना कहते हैं डाक की गाड़ी, तो गलत हो जाएगा, कि संबंध में आता है। ठीक है, डाक के लिए गाड़ी। अगला है अपादान। इसमें भी से शब्द है और इसमें भी से शब्द है। तो देखो इसमें से शब्द दोनों में है। तो इसका एग्जांपल जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। इसमें जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त लिखा है, तो क्या होगा, ऋण से मुक्त, मतलब से शब्द है, मतलब कि कोई व्यक्ति है वो ऋण लिए है और ऋण उसने चुका दिया, तो ऋण से वो अलग हो गया। अब उससे ऋण चिपका हुआ नहीं है, तो क्या हुआ, अलग होना, मतलब वो अलग हो गया। जैसे जलहीन, तो जल से हीन मतलब जल से अलग होना। जैसे पाप
मुक्त, तो पाप से मुक्त, पाप से मुक्त है ना, तो से लगेगा बीच में, और मुक्त मतलब बिल्कुल छोड़ दिया उसको, अलग हो गया उस सांस से। अब संबंध में देखिए, संबंध में हम लोग देखते हैं संबंध तत्पुरुष। तो संबंध में देखते हैं, देखो यहाँ पे शायद आगे से यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग संबंध का, इधर लिख दे रहे हैं, चलो इधर लिख दे रहे हैं हम लोग, कारक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो संबंध यहाँ पे लिख ले रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, का की शब्द का लोप होता है। तो संबंध में देखते हैं संबंध तत्पुरुष, तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, राजकुमार, तो इसका अगर समास विक्रय करेंगे तो राजा का कुमार, तो देखो का शब्द आया और संबंध भी जुड़ा है, मतलब राजा का कुमार से संबंध जुड़ा हुआ है, तो राजा का कुमार का। अगला है राजपुत्र और देश रक्षा, तो देखो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ये भी राजा से संबंधित है, किसी का पुत्र राजा का पुत्र, किसका पुत्र राजा का पुत्र। देश की रक्षा मतलब, तो क्या होगा, देश की रक्षा, तो देखो की और का शब्द का जहां पे लोप होता है वहां पे संबंध तत्पुरुष कहलाता है। अगला है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, इसमें क्या है, इसका में पर, में और पर शब्द का लोप होता है। तो देखो यहां पे लिख लेते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम। देखो यहाँ पे क्या आया, में शब्द का लोप हुआ, तो यहाँ पे आया पुरुषों में उत्तम। दूसरा है पर में देख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं आप बीती, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप पर बीती, तो यहाँ पे पर शब्द आया, तो में और पर शब्द का जहां पे लोप होता है वहां पे क्या होता है, अधिकरण। अब देखो राजकुमार और राजा का पुत्र, यूपी पुलिस 2018 के जो पेपर फर्स्ट और सेकंड में हुए थे, ए और बी पार्ट करके, उन दोनों में ये आया था, ठीक है। तो आप लोग समास पढ़िए, अगर हिंदी का पेपर है तो उसमें 2 से 3 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप लोगों को समास हमने अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही लाइक कर रहे हैं। अरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, देखिए फिर हम कितना आगे ले जाते हैं आपको, और आप हमें ले जाइए, ठीक है। तो दोनों लोग मिलकर साथ काम करते हैं तभी आप आगे जा सकते हैं। और यूपीएसआई लेखपाल की भर्ती आ चुकी है, आप लोग तैयारी में जुट जाइए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो हमने आपको दिया है कमेंट करने के लिए कि क्वेश्चन कुछ दिए भी हैं तो उनको कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, क्योंकि लेखपाल और एसआई भर्ती ऐसी है, अगर एसआई नहीं सभी लोग डालेंगे तो लेखपाल तो सभी लोग डालेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें हाइट कहाँ मांगते हैं ना हाइट मांगे ना उसमें रेस भी नहीं मांगते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है 10+2 पास मांगा है, और एसआई में क्या है ग्रेजुएशन। तो आजकल 10+2 तो सभी लोग हैं, तो लेखपाल के सभी लोग डालेंगे। और लेखपाल में हिंदी जो आएगी वो अच्छी तरह से आएगी, आपसे अच्छी तरह से पूछा जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपका सपोर्ट हमें मिल सके और आपको हम आगे बढ़ने की तैयारी करें।